दोस्तों आज जो सामाजिक विज्ञान पेपर जो हुआ है 2023 का, उसका हल प्रश्न पत्र करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका सेट है और यहाँ पे देखिए 3 घंटे का समय मिला था, 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर इसका पूर्णांक था। देखिए सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसमें देखिए कुछ खंड दिए गए हैं और 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए 50 नंबर का आपको लिखने हैं क्वेश्चन को और सोल्यूशन करने उसके। देखिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहला यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए खंड अ में बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य है तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए हमें पहला ऑप्शन है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। दूसरा ऑप्शन है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। चौथा ऑप्शन आपका ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं निरंकुशवाद का तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो निरंकुशवाद का तात्पर्य है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से तात्पर्य है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन निजी संपत्ति का अभाव। दूसरा ऑप्शन है राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। चौथा आपका है कुछ लोगों के हाथ में शासन की सत्ता। तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो उदारवाद का मतलब होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। तो यहाँ पे दूसरे का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। करा जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलाई। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन है माउंटबेटन। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। चौथा ऑप्शन है आपका जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग कांड में गोलियां चलवाई थी जो वो थे आपके जनरल डायर। तो यहाँ पे जनरल डायर जो है ये जलियांवाला बाग कांड में गोलियां चलवाया था। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे करा जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हिटलर। दूसरा ऑप्शन है मुसोलिनी। तीसरा ऑप्शन है आपका बिस्मार्क। चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है देख लेते हैं। यहाँ पे करा चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 1920। दूसरा ऑप्शन है 1919 में। तीसरा ऑप्शन है 1922 में और चौथा ऑप्शन है 1929 में। तो यहाँ पे चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1922 ईस्वी में। ये आपका चौरी चौरा कांड ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए 6वां देख लेते हैं। 6वें क्वेश्चन में कह रहा है कि विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सामुदायिक सरकार। दूसरा ऑप्शन है गठबंधन सरकार। तीसरा ऑप्शन है संघीय सरकार। चौथा ऑप्शन है एकात्मक शासन। तो यहाँ पे विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक सरकार। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है सामुदायिक सरकार। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए। पहला ऑप्शन राजभाषा। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय भाषा। तीसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों की भाषा। चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राजभाषा है। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए राजभाषा हो गया। तो हिंदी जो है राजभाषा है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्थानीय निकायों में। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा में। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा में। चौथा ऑप्शन है प्रांतीय विधायिका में। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकायों में संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। करण नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1990 में। दूसरा ऑप्शन है 2014 में। तीसरा ऑप्शन है 2008 में। चौथा ऑप्शन है 2015 में। तो नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2008 में हुआ था। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुई थी।
चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है टोटल 8 है। तो यहाँ पे दसवें का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। प्राकृतिक वनस्पति पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है घास के मैदान, तीसरा ऑप्शन है हरे पेड़, चौथा ऑप्शन है सघन झाड़ी। तो यहाँ पे हरा सोना किसे कहा जाता है, तो हरा सोना कहा जाता है हरे पेड़ को। तो यहाँ पे 11वें का ऑप्शन नंबर सी हरे पेड़ को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए 12वां क्वेश्चन है जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो यहाँ पे कितना परसेंट है जी। पहला ऑप्शन कह रहा है 95%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 96%, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 57.5%, चौथा ऑप्शन आपका 98%। तो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल में उपलब्ध है। तो यहाँ पे आपका होता है 96%, 96.5 होता है, 97 समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप बी सही कर लेंगे, 96%। तो 12वें का आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अक्टूबर दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है मार्च अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है जून से जुलाई, चौथा ऑप्शन है अगस्त से सितंबर। तो रबी की फसल को कब बोया जाता है। तो यहाँ पे आपका 13वें का ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर दिसंबर तक बोआई जाती है जी। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सीमेंट, तीसरा ऑप्शन आपका चीनी, चौथा ऑप्शन है पटसन। तो यहाँ पे कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। 14वें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। तो सीमेंट आपका जो है सीमेंट उद्योग जो है चूना पत्थरों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कागज उद्योग, दूसरा ऑप्शन है चीनी उद्योग, तीसरा ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग। तो यहाँ पे कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग जो है ये जो है आधारभूत उद्योग है। तो 15वें का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आपका अक्टूबर 2005, मार्च 2005, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 2006, चौथा ऑप्शन है फरवरी 2005। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अक्टूबर 2005, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 को पारित हुआ। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वर्ष 1991, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 1989, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 1995 और चौथा ऑप्शन आपका 1960 में। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे 17वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में शुरू हुआ था। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 18वां क्वेश्चन में कह रहा है विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आय, दूसरा ऑप्शन है औसत आय, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय विकास और चौथा ऑप्शन है उच्च विकास। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो आपका आय होता है। तो 18वें का ऑप्शन नंबर ए आय जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 18वें का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें जरूर और दूसरों को शेयर भी करें। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा ऑप्शन है बाहरी व्यापार और चौथा ऑप्शन है स्थानीय व्यापार। तो यहाँ पे 19वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब एक देश से
एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंतरिक व्यापार। तो यहाँ पे 19वीं का ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या करा है? शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है। इसके 4 ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है 1000 जीवित बच्चों पर, दूसरा ऑप्शन है 800 जीवित बच्चों पर, तीसरा ऑप्शन है आपका 500 जीवित बच्चों पर, चौथा ऑप्शन है आपका 100 जीवित बच्चों पर। तो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है? इसके कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे शिशु मृत्यु अनुपात जो है 1000 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। तो यहाँ पे 20वें का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।